अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो जो है वो क्लास 8 के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो टॉपिक जो हम आज चुन रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, यानी कि कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कल भी हमने डिस्कस किए थे, आज भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको जो पहला पॉइंट बताने वाला हूं वो रैशनल नंबर्स के बारे में ही है। कल आपने ये देख लिया था कि रैशनल नंबर्स डू नॉट क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन, डिवीजन के तहत ये क्लोज नहीं होते हैं। अब रैशनल नंबर की एक और खासियत मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू की शक्ल में होते हैं, पी बाई क्यू की शक्ल में होते हैं और क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है, क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। तो अब ये पॉइंट आप याद रखना, अगर आपको कोई बताएगा कि 7 डिवाइड बाई 0 ये रैशनल नंबर नहीं है, 10 डिवाइड बाई 0 ये भी रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि नीचे 0 आता है। लेकिन कभी कभार आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 7 डिवाइड बाई 10, अब आप बोलते हो कि नीचे 0 आ गया, शायद ये रैशनल नंबर नहीं है। ये 0 नहीं है, ये 10 है। क्या है? 10 है। ये 0 नहीं है, ये 100 है। क्या है? 100। तो ये रैशनल नंबर है। हमें क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हमें क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो ये आपको पहला पॉइंट था जो आपने रैशनल नंबर के बारे में सुना है, लेकिन फिर मैंने आज दोहरा दिया कि रैशनल नंबर क्या किस शक्ल में होते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास वो ये है कि अगर कोई स्क्वायर नंबर है उसमें 4 डिजिट हैं तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होते हैं, उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होते हैं। मिसाल के तौर पर ये है आपके पास स्क्वायर नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिटस इन इट्स स्क्वायर रूट, इन इट्स स्क्वायर रूट। अगर उसमें 4 डिजिट हैं स्क्वायर में तो उसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होते हैं, निस्ब होता है। अगर इसमें 3 हैं तो 3 का निस्ब आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो डेसिमल में आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको 1 ऐड करना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था इसको इवन नंबर्स में रखना है। किसमें रखना है? इवन नंबर्स, यानी कि स्क्वायर के नंबर्स 2 होने चाहिए, डिजिट्स 2 होने चाहिए, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही है। लेकिन कोई स्क्वायर ऐसा होता है जो 3 डिजिट वाला होता है, लेकिन उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होते हैं। अब हम क्या करते हैं, 3 के बदले हम 4 लेते हैं, 3 के बदले हम क्या लेते हैं, वहां पे तो नहीं लिखते हैं लेकिन जुबानी याद रखते हैं कि इसमें 4 डिजिट जैसा होगा। यानी कि अगर इसमें 3 डिजिट हैं तो इसके स्क्वायर रूट में कितने होंगे, 3 को 1 ऐड कीजिए, क्या बनता है? 4। तो 4 का निस्ब क्या आएगा? 2। अब अगर कोई स्क्वायर उसमें 5 डिजिट हैं, उसके स्क्वायर रूट में कितने होंगे? 5 के बाद क्या आता है? 6, यानी कि 1 ऐड कीजिए तो 6 आएगा। 6 का निस्ब क्या आता है? 3। तो इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होंगे। अब अगर 6 वाला होगा तो 6 का निस्ब बराबर होता है तो उसके 3 डिजिट फिर होते हैं। अच्छा, अगर 8 डिजिट वाला होगा तो 8 का भी बराबर निस्ब होता है तो 4 होंगे। अगर किसी स्क्वायर में 7 डिजिट होंगे तो 7 का बराबर निस्ब नहीं होता है। अब क्या करेंगे, हमें 1 ऐड करना पड़ता है। अब इसको 1 ऐड कीजिए, क्या बनेगा? 8। तो 8 का निस्ब क्या आता है? 4। यानी कि जिसमें 7 डिजिट होंगे स्क्वायर में, उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होते हैं? 4 डिजिट। इसी तरह जिसमें 8 होंगे उसमें भी 4 ही होंगे। ये आपके पास दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ 85। 85 का स्क्वायर आपको बताना है लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन के बगैर। एक्चुअल कैलकुलेशन मतलब यानी कि 85 को 2 बार जरब नहीं करना है। तो अब हम क्या करते हैं, 8 के बाद क्या आता है? 9। 8 9000 पढ़ेंगे, 8 9000 72। उसके बाद इस 5 का स्क्वायर लेते हैं, 5 5 25। अब अगर आपके पास 35 है, 35 का स्क्वायर देखते हैं क्या आएगा। 3 के बाद क्या आता है? 4। 3 4 12 आता है, 5 5 25। तो लास्ट पे हमेशा 25 यहां पे आएगा। अब अगर आपके पास 45 है तो 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, 4 5 20, फिर 25 साथ में लिख लीजिए। अच्छा, अब अगर आपके पास 25 है तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। 2 के बाद क्या आता है? 3 2 3 6, उसके बाद लिख लीजिए 25। तो 25 का स्क्वायर किसके बराबर है? 625, 625। तो ये इसी तरह है, लेकिन ये फिलहाल 2 डिजिट वालों के लिए है और जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। तो उसके लिए ऐसा तरीका है आपके पास।
तो ये पॉइंटर्स जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। अब एक और सवाल, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन उस पॉलीगन को हम कहते हैं जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन किस लिहाज से बराबर होते हैं? लेंथ के लिहाज से बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये आपके पास ट्रायंगल है, इसका 3 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर है, इसका 3 सेंटीमीटर है, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये इसके सारे साइड्स आपस में बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे फिर रखेंगे 3 तो ये रेगुलर पॉलीगन है। फिर तो सबसे छोटा वाला रेगुलर पॉलीगन जो है वो कौन सा है? 3 है। और पॉलीगन सब पहला पॉलीगन यही है, ट्रायंगल। पहला पॉलीगन क्या है? ट्रायंगल। तो पॉलीगन आपको पता है पॉलीगन क्या है, मैंने बता दिया, लेकिन फिर बता देता हूं। ए क्लोजर फिगर हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स, वो क्लोजर फिगर जिसके 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं उसको पॉलीगन कहते हैं। ये पॉलीगन नहीं है, इसके बहुत सारे साइड्स हैं लेकिन क्लोज्ड नहीं है, ये बंद नहीं है, तो इस लिहाज से ये पॉलीगन नहीं है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, पैरेललोग्राम, ट्रापीजियम, ये सारे क्या हैं? ये पॉलीगन्स हैं। अच्छा, तो अब एक और सवाल, रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल अगर 36 डिग्री है तो इसके कितने साइड्स होंगे? An exterior angle of regular polygon is 36 degree. Find the number of sides. यानी कि रेगुलर पॉलीगन का अगर बाहर वाला एक एंगल 36 डिग्री है तो अब आपको बताना है कि इसके कितने साइड्स होंगे। फिर तो हम साइड्स निकालने के लिए क्या करते हैं? 360 डिग्री याद रखना, इसको डिवाइड करते हैं एक्सटीरियर एंगल से। एक्सटीरियर एंगल आपके पास 36 डिग्री है, तो 360 को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। क्या आएगा? 10। 36 1000, 36 0000, तो क्या बचा आपके पास? 10। तो इस रेगुलर पॉलीगन के कितने साइड्स थे? फिर 10 साइड्स थे। अब फिर मैं दोहराता हूं, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल दिया गया हो, आपको बताना है कि इसमें कितने साइड्स हैं। फिर आपको 360 डिग्री को डिवाइड करना है उस एक्सटीरियर एंगल से। जो आपके पास आंसर आता है वो उसके साइड्स होते हैं, तो ये 360 कहां से आया? 360 इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के जो बाहर वाले एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। अब चलते हैं एक और पॉइंट पे, क्या रेक्टेंगल स्क्वायर है? क्या रेक्टेंगल स्क्वायर है? इज रेक्टेंगल अ स्क्वायर? नो, रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है क्योंकि जो स्क्वायर में प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्टेंगल में सारी मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो रेक्टेंगल में प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी किस में मौजूद हैं? स्क्वायर में। समझा देता हूं यहां पे, ये मान लीजिए एक स्क्वायर, और ये मैंने आपको रेक्टेंगल की फिगर बनाई यहां पे। अगर इसका ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 रख लीजिए, ये 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर। अब इसका रख लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, अब देखते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं किस में? स्क्वायर में। अगर इस फिगर की सारी प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद हैं फिर ये फिगर यही है, तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। अभी समझा देता हूं, चलिए पहले प्रॉपर्टी चेक करते हैं। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी ये है कि इसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, ये और ये आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है। अब यहां पर देख लीजिए इसमें अपोजिट साइड्स बराबर है या नहीं है? क्या ये और ये आपस में बराबर हैं? यस, बराबर हैं। ये और ये आपस में बराबर हैं? यस। तो इसके अपोजिट साइड्स भी बराबर है और इसके अपोजिट साइड्स भी बराबर हैं। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं और स्क्वायर के अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं। तो आ गई एक प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है और स्क्वायर का भी हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी भी इस रेक्टेंगल की इस स्क्वायर में मौजूद है। अब तीसरी प्रॉपर्टी,
कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, स्क्वायर के भी डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं। दो डायगोनल्स इसमें भी हैं लेकिन दोनों आपस में बराबर है। मिसाल के तौर पर अगर यहां से यहां तक ये 5 है तो यहां से यहां तक भी 5 होगा। अगर ये यहां से यहां तक 4 होगा, यहां से यहां तक भी ये 4 होगा। ये जरूरी नहीं है कि जितना ये होगा उतना ये होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ये अक्सर इस साइड से लंबा होगा, लेकिन दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर हैं और यहां पर भी दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर हैं। स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं और रेक्टेंगल के भी दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी इस रेक्टेंगल की इसमें मौजूद है। अब एक और प्रॉपर्टी ये है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो हैं वो वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर दो हिस्सों में आपस में तकसीम करते हैं। तो लेकिन जो स्क्वायर की बात हम करेंगे तो स्क्वायर में भी यही हाल होता है। तो स्क्वायर के भी जो दो डायगोनल्स हैं ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। तो अब ये प्रॉपर्टी भी इसमें मौजूद है, किसमें? स्क्वायर में। ठीक है, तो इस लिहाज से रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर नहीं बल्कि स्क्वायर को रेक्टेंगल कहते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी किस में मौजूद है? स्क्वायर में। तो अब स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। अब देख लीजिए कि हम रेक्टेंगल को स्क्वायर क्यों नहीं कहते हैं। तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी जो है वो इसमें मौजूद है। अगर हम रेक्टेंगल को स्क्वायर कहेंगे तब स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में मौजूद होनी चाहिए। अब स्क्वायर में एक और प्रॉपर्टी है जो इसमें मौजूद नहीं है, वो ये है कि इसके चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं और रेक्टेंगल के चारों साइड्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो यहां से ये डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस लिहाज से हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं बल्कि स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। स्क्वायर को क्यों रेक्टेंगल कह सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।